अलमिया मशरक़ी पाकिस्तान। सकूत ढाका की खबर पाकिस्तान के गली कूचों में जंगल की आग की तरह फैल गई, लेकिन ये आग ऐसी थी जिसमें अलाव या रोशनी का नाम और निशाना था, सिर्फ धुआं था। दरवाजे पे दस्तक हुई। आने वाले मेहमान डॉक्टर अयूब मिर्जा ने कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में सन्नाटा था। बत्तियां गुल थीं और पर्दे यूं लटक रहे थे जैसे किसी हारे हुए जुआरी का मुंह। सोफे खाली पड़े थे और मेज़ पे नाजाम नसबू। बाहर आके दोबारा कमरे का नंबर देखा, कमरा वही था। आहिस्ता से आवाज़ आई, कौन? मैंने जवाब में कहा, फैज़ साहब आप कहाँ हैं और ये बत्तियां क्यों गुल हैं? इनका स्विच किधर है? कहने लगे, भाई इधर ही आ जाओ। और स्विच किसे मालूम कि कहाँ है। फैज़ बिस्तर पर औंधे लेटे हुए थे और सर की चादर से गुरूर जबी को छुपाए हुए थे। सकूत मशरिक़ पाकिस्तान मुकम्मल हो चुका था। कुछ देर बाद सिगरेट का कश लगाते हुए मैंने अर्ज़ किया, फैज़ साहब ऊंची रखे लो। कहने लगे, भाई हर तकरीब में तामीर का पहलू तो ज़रूर निकल आता है, लेकिन अपने घर को आप ख़ुद मस्मार करें तो इसकी अजियत नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। यह नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान को यूं पामाल होता देखेंगे ये हमने सोचा भी ना था। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से जमहूरी से गैर जमहूरी सरकार तक। अलमिया मशरक़ी पाकिस्तान के बाद नए पाकिस्तान की कार बंदी में तहजीब व सकाफ़त के हवालों से फैज़ साहब ने नए सिरे से अपनी भरपूर तवानाइयों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी सकाफ़त के बाब में फ़ैज़ साहब की खिदमात को दो तरीक़े से देखा जा सकता है। एक तो पाकिस्तानी सकाफ़त के खदोखाल के बारे में उनकी मखसूस सोच और गौर व फ़िक्र से मुताल्लिक़, जबकि दूसरा पहलू उनकी अमली खिदमात के हवाले से है, जिसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सकाफ़ती इदारों से उनकी वाबस्तगी और इन इदारों के तहत उनकी खिदमात शामिल हैं। कहते हैं सकूत ढाका के बाद फैज़ साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, मगर भुट्टो साहब की काबीना के एक सीनियर वज़ीर J.A. रहीम ने उनकी मुलाकात जुल्फ़िकार अली भुट्टो से करवाई, जो उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे। उन्होंने फैज़ से कहा, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, आधा मुल्क हाथ से निकल गया है, मुझे आपकी ज़रूरत है। फैज़ साहब के नज़दीक सबसे पहले तो ये कि कल्चर या सकाफ़त गाने बजाने या लहो लाभ का नाम नहीं, बल्कि यह कौमी और माशरती ज़िंदगी का बहुत अहम शोबा है। कल्चर माशरती ज़िंदगी के जुमला कारोबार पर असरअंदाज होता है। बांग्लादेश के क़याम के बाद 1974 में किसी भी पाकिस्तानी वफ़द का बांग्लादेश का ये पहला दौरा था। उन्होंने ढाका से वापसी पर अपनी ये मशहूर गज़ल लिखी, हम के ठहरे अजनबी इतनी मदा रातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद, कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, थे बहुत बेदर्द लम्हे ख़त्मे दर्द इश्क़ के, थी बहुत बेमहर सुबहें मेहरबान रातों के बाद, दिल तो चाहा पर शिकस्त दिल ने मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते मनाजातों के बाद। उनसे जो कहने गए थे फैज़ जान सदके किए, अनकही ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। जस्टिस अब्दुल सत्तार बोले कि फैज़ साहब खून के धब्बे बरसातों से नहीं धुला करते। फैज़ साहब खामोश हो गए। भुट्टो साहब के आखिरी दिनों में इकबाल अकेडमी के डायरेक्टर ने फैज़ साहब से इकबाल सदी के हवाले से कुछ लिखने को कहा, तो उन्होंने इसकी हामी भर ली और अल्लामा इकबाल की फ़ारसी नज़म क़याम मशरिक़ का मंजूम तर्जुमा करने का वादा किया। सिर्फ वादा ही नहीं किया बल्कि ये काम मुकम्मल भी कर लिया। फैज़ साहब लिखते हैं, आज से चंद माह पेशतर जब मुझसे क़याम मशरिक़ का मंजूम तर्जुमा करने की फरमाइश की गई, तो काफ़ी पस व पेश के बाद मैंने इसकी तामील इसलिए कबूल की कि अव्वल तो इस बहाने से काफ़ी ज़माने के बाद क़याम मशरिक़ जैसे मजमुआ हुस्न खूबी के बलस्तियाब मुताले की सादत हासिल हो सकेगी, और दोम तर्जुमा अच्छा बुरा जैसा भी हो, इन परस्तारान इकबाल की जो फ़ारसी ज़बान से ना आशना हैं, इस किताब के अफ़कार व मायने तक कुछ न कुछ रसाई ज़रूर हो सकेगी। जिला वतनी और पाकिस्तान में आखिरी 2 साल फैज़ साहब किसी हुकूमत की तरफ से जला वतन तो नहीं किए गए थे, लेकिन सन 78 से सन 83 तक पाकिस्तान से बाहर उनकी मौजूदगी और फिर उस दौरान उनकी शहरी तख्लीक़ात में बेवतनी और वतन से दूरी का एहसास इस बात का खुला सबूत है
कि वो ख़ुद को इन दिनों ज़हनी तौर पे ज़रूर जिला वतन महसूस करते थे। मेरे दिल मेरे मुसाफिर 1980 में फैज़ साहब का 7वां मजमुआ मेरे दिल मेरे मुसाफिर शाया हुआ, जो उनकी जिला वतनी के दौर की शायरी पर मुश्तमिल है। इन 2 साल के अरसे में उन्होंने तकरीबन इतना ही कलाम लिखा है जितना कि गुज़िश्ता मजमुए में 7 बरस के दौरान लिखा था। इस मजमुए में उन्होंने इस सिलसिला फ़िक्र को आगे बढ़ाया जो पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल-हक के मार्शल के बाद होने वाले हालात की वजह से पैदा हुआ। यह दौर था जब पूरे मुल्क में बुनियाद परस्ती की हवाएं चल रही थीं, सरेआम मुखालफों को कोड़े मारे जा रहे थे, और उन्हीं दिनों पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक स्याह दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की सूरत में नमूदार हुआ। वतन से दूरी के इन्हीं दिनों में उन्होंने लंदन में ये शेर कहे थे, तेरे कूचे में बादशाही की जब से निकले गदागरी की है। उन्होंने वतन वापसी का फ़ैसला कैसे किया? उनकी वतन वापसी का जवाब एक तो वही है जो उन्होंने खुद ही दे दिया, यानी ये कि हमने कोई जिला वतनी इख्तियार नहीं की, लेकिन असल वजह ये मालूम देती है कि एक शख्स जो 70 साल से ज़्यादा की उम्र गुजार चुका है, वो आखिर और कब तक बेवतनी के अजाब सहता रहेगा। वाक़या ये है कि वो जब पाकिस्तान वापस गए तो उस वक्त तक वो जिला वतनी के अजाब सहते सहते थक चुके थे। जनरल ज़िया से उनकी मुलाकात भी गालिबन इसी थके हुए जहन का नतीजा थी, और इस मुलाकात पे उनके बहुत से दोस्तों का अफसोस भी हुआ, मगर सबको मालूम था कि वो ज़िंदगी के उस मोड़ पे हैं जहाँ उनकी एक एक सांस और एक एक दम बहुत कीमत है। सो पाकिस्तान में उनकी पजीराई में कोई कसर नहीं उठाई गई। 1984 के मौसम गर्मा में यूरोप से वापसी के कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत फिर ख़राब हो गई, मगर वो वहीं लाहौर में इलाज करवाते रहे। फैज़ साहब को सांस की तकलीफ़ थी। आखिरी दिनों में उन्होंने सिगरेट वगैरह सब छोड़ दी थी, लेकिन सांस की इस बीमारी ने उन्हें इस बार इस तरह हस्पताल पहुंचाया कि वो शफायाब ना हो सके। 20 नवंबर 1984 को उन्होंने लाहौर के मेयो हस्पताल में दम तोड़ दिया और इसी शहर की खाक में हमेशा हमेशा के लिए सो गए। अजल के हाथ कोई आ रहा है परवाना, न जाने आज की फहरिस्त में रकम क्या है।